neonatal jaundice. First, we will discuss about the clinical features. Clinical features of jaundice. What are the clinical features of jaundice? As we already discussed that the main clinical manifestations of jaundice is that there occurs the yellowish discoloration of what? Yellowish discoloration of sclera, skin, and the mucous membrane. यानी येलोविश डिस्कलरेशन हो जाती है हमारे स्किन की, हमारे सेक्लेरा की एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. आया समझ? और कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे एक जॉन्डिस न्यूनेट में? दैट इज लेथार्जी होगी. The baby is not able to feed. There will be a refusal to feed. Baby is not able to take feed. इवन कि जो न्यूनेटल जॉन्डिस वाले पेशेंट बेबीज होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक ब्रेस्ट फीड. आया समझ? और इनमें क्या होता है? इनमें जो स्टूल कलर है दैट विल गेट चेंज्ड. आया समझ? इनमें जो स्टूल कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है. आया समझ? These are the signs and symptoms are the clinical features of jaundice. अब how can we diagnose this neonatal jaundice? कैसे हम diagnose करेंगे? We will diagnose the neonatal jaundice on the basis of color of the skin or color of the sclera. हम क्या करेंगे? We will take a baby. हम एक बेबी को लेंगे, इन्हें नेचुरल लाइट में ले जाएंगे, नेचुरल लाइट में बेबी को ले जाएंगे और इसका हम जो स्किन है इसकी उसको हम एसेस करेंगे, इसके सेक्लेरा को एसेस करेंगे, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन को एसेस करेंगे. अगर हमें लगा कि जो इसका सेक्लेरा है या जो इसकी स्किन है दैट टर्न्स येलोविश, दैट मीन्स इसमें क्या है? जॉन्डिस है. क्या है? जॉन्डिस. आया समझ? लेकिन ये जरूरी है जो भी एसेस कर रहा है, क्या एसेस कर रहा है कि वेदर ए बेबी इज हैविंग जॉन्डिस और नॉट, उसको जरूरी है कि बेबी को किस लाइट में ले जाए? नेचुरल लाइट में. आया समझ? और इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम एक असेसमेंट टूल यूज करते हैं. वी यूज एन असेसमेंट टूल in neonatal jaundice. That assessment tool is known as Cramer's rule. Cramer's rule एक ऐसा assessment tool होता है जिससे हमें पता चलता है लेवल ऑफ bilirubin in a newborn baby. ये एक assessment tool होता है which we use to estimate the level of bilirubin in a newborn baby. अगर हमें एक न्यूबॉर्न बेबी में एसेस करना है कि इसमें कितना बिलिरुबिन लेवल है, उसके लिए हम एक रूल यूज करते, एक टूल यूज करते. दैट टूल इज नोन एज क्रैमर्स रूल. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है. अब जो ये क्रैमर्स रूल है ये किस बेसिस पे एसेस करता है या एस्टिमेट करता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी में कितना बिलिरुबिन का लेवल है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्किन के डर्मल जोन्स हम चेक करते हैं. वी एसेस द डर्मल जोन्स ऑफ स्किन. यानी एक बेबी को हम एसेस करते हैं, इसके हम डर्मल जोन्स एसेस करते हैं. व्हाट आर दोज डर्मल जोन्स? हम क्या क्या डर्मल जोन इसमें करते हैं, एसेस करते हैं? फर्स्ट डर्मल जोन. पहले हम कौन सा डर्मल जोन चेक करते हैं? डर्मल जोन. पहला जो डर्मल जोन हम चेक करते हैं दैट इज हेड एंड नेक. यानी अगर हमें एक न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट लेना है फॉर व्हाट?
नियोनेटल जॉन्डिस के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं। क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डर्मल जोन्स को एसेस करते हैं और एसेस क्या करते हैं उसमें, वेदर द डर्मल जोन्स आर येलोविश इन कलर और नॉट। अगर येलोविश है, कौन सा डर्मल जोन येलोविश है, उसी हिसाब से हम फिर क्या देते हैं, स्कोरिंग देते हैं। यानी अगर ये डर्मल जोन है इन्वॉल्व है, येलोविश है, इसमें कितना स्कोर हम देंगे, यानी कितना ब्लू रिबन ज्यादा हुआ होगा। आया समझ? सर अनएडेड आई से वो दिखता है डर्मल जोन, कैसे वो एसेस करेंगे सर? जी जी, क्या सर आप बोल रहे हो ना हमें डर्मल जोन एसेस करना है, जी, तो मैं बोल रही हूँ मतलब अनएडेड आई से वो हमें किस चीज से दिखेगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं टूल नहीं, होगा ना, या हम अपनी नेचुरल, हम अपनी आई से देखते हैं ना, हम इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में हम नेचुरल लाइट में हम ले जाते हैं बेबी को। अगर हमें ये डर्मल जोन्स येलो लगते हैं, फिर हम इसके लिए जो रूल है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बेबी का हेड एंड नेक येलो आ रहा है, बाकी बॉडी जो है वो येलो नहीं है, सिर्फ इसका हेड और नेक येलो आ रहा है, इसमें इसके आईज भी आ रहे हैं, इसका फेस भी आ रहा है, इसका फोरहेड भी आ रहा है, यही सब आ रहे हैं येलो, दैट मीन्स इसमें जो ब्लू रिबन की जो लेवल होगी, यहाँ पे आप लिखो लेवल ऑफ ब्लू रिबन, लेवल ऑफ ब्लू रिबन। यहाँ पे जो ब्लू रिबन अगर इसका सिर्फ हेड और नेक का क्या है, येलोविश है, दैट मीन्स इसमें जो ब्लू रिबन की लेवल होगी दैट विल बी 4 to 8 mg per deciliter। आया समझ? दैट विल बी 4 to 8 mg per deciliter। अगर एक इन्फेंट में आपने असेसमेंट लिया, इसके बॉडी में सिर्फ कौन से डर्मल जोन्स येलो है, हेड और नेक, बाकी जो बॉडी है वो येलो नहीं है, दैट मीन्स इसमें कितना ब्लू रिबन का लेवल होगा, दैट विल बी 4 to 8 mg per deciliter। अब आप नीचे जाओगे, अब इसका चेस्ट आप देखोगे, अगर आपको लगा इसका हेड भी, इसका नेक भी और इसका चेस्ट भी येलोविश हो गया है, येलोविश इन कलर, दैट मीन्स इसमें जो ब्लू रिबन की लेवल है दैट इज 5 to 12 mg per deciliter, 5 to 12 mg per deciliter। गॉट इट? उसके बाद और नीचे आप जाओगे, आप इसके क्या देखोगे, यू विल लुक एट lower trunk and thighs, lower trunk and thighs। अगर आपने देखा कि इसका हेड भी, इसका नेक भी, इसका चेस्ट भी, लोअर ट्रंक जो है यानी जो बिलो जो एम्ब्लाइकस है, और थाइज जो इसके थाइज है वो भी येलोविश इन कलर है, दैट मीन्स इसमें जो ब्लू रिबन लेवल होगा दैट विल बी 12 to 15 mg per deciliter। आया समझ? अब अगर इसके पाम्स एंड सोल्स आप देखोगे, कौन सा डर्मल जोन, पाम्स एंड सोल्स, पाम्स एंड सोल्स, अगर इसका हेड भी, इसका नेक भी, इसका चेस्ट भी, इसका ट्रंक भी, इसके थाइज भी, एज वेल एज इसके पाम्स और सोल्स भी येलोविश है, दैट मीन्स इसमें ब्लू रिबन मोर देन 15 mg per deciliter होगा। दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल, इसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। फिर से नटशल में पढ़ेंगे कि क्रैमर्स रूल कैसे चेक करते हैं। क्रैमर्स रूल एक असेसमेंट टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं लेवल ऑफ ब्लू रिबन चेक करने के लिए। इसमें हम डिफरेंट डर्मल जोन्स चेक करते हैं वेदर दे आर येलोविश और नॉट। इसमें पहले हम देखते हैं हेड और नेक, अगर इसका हेड, बेबी का हेड और नेक येलोविश है दैट मीन्स कितना है इसमें ब्लू रिबन, दैट इज 4 to 8 mg per deciliter। अगर इसका हेड, नेक और चेस्ट भी येलोविश है दैट मीन्स 5 to 12 deciliter। दैट अगर इसका लोअर ट्रंक और थाई भी इन्वॉल्व है दैट मीन्स 12 to 15। अगर इसके पाम्स और सोल्स भी येलोविश कलर है दैट मीन्स द ब्लू रिबन लेवल इज मोर देन 15 mg per deciliter। गॉट इट? जी सर। आया समझ? यस सर। चलिए जी, अब हम आते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट डायग्नोसिस। ये हमेशा याद रखना, क्रैमर्स रूल इज नॉट द एक्यूरेट डायग्नोसिस फॉर नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस में जो मोस्ट एक्यूरेट जो डायग्नोस्टिक टूल है दैट इज सीरम बिलीरुबिन लेवल।
मैंने आपको पहले ही बोला, if the serum bilirubin level is more than 5 mg per deciliter, it indicates jaundice. It indicates jaundice. If the serum bilirubin level is more than 5 mg per deciliter, what it indicates? It indicates jaundice. That means इस वाले बेबी में क्या होता है, फिर क्लिनिकल फीचर्स अपीयर हो जाते हैं। आया समझ यहाँ तक? और एक इसमें एक असेसमेंट डायग्नोस्टिक टूल हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्यूटेनियस bilirubinometer. ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, ये एक डिजिटल मीटर आता है जिससे हम स्किन पे लगाते हैं, लाइक ए सेंसर, जिससे ये स्किन की सेंसेशंस को कैच करता है और उससे पता चलता है कि इस बेबी में कितना बिलिरुबिन का लेवल है। एंड दैट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। आया समझ? ये किस स्किन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे ये जो ये डिजिटल बिलिरुबिनोमीटर है, ये कहाँ कहाँ पे हम लगाते हैं? ये हम दो जगह हम लगाते हैं। वन इज फोरहेड एंड अनदर इज स्टर्नम। स्टर्नम पे जो स्किन होती है वहाँ पे हम ये लगाते हैं और फोरहेड पे लगाते हैं। इससे क्या होता है? इससे पता चलता है, it gives us the sensation or gives us the reading about the level of bilirubin in the particular newborn baby. समझ आया? Yes, sir. जी, आया समझे? जी सर। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ neonatal jaundice. What is the management of neonatal jaundice? इस neonatal jaundice को हम मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, इसको हम मैनेज करते हैं 3 तरीकों से। नंबर फर्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, ट्रीट करेंगे। सेकंड इज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। Second one is exchange blood transfusion therapy. Number third, the most important is phototherapy. We will discuss them one by one. पहला जो स्टेप जिससे हम एक न्यूनेटल जॉन्डिस को हम मैनेज करते हैं, that is pharmacological management. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल jaundice. The drug of choice for neonatal jaundice is phenobarbital. क्यों हम ये phenobarbital देते हैं? Why it is considered as the drug of choice for neonatal jaundice? देखिए ये क्या करता है। It has been found that जो ये phenobarbital होता है, ये क्या काम करता है? It promotes hepatic means liver में जो एंजाइम होता है which we called glucuronide transferase, ये प्रमोट करता है लिवर में इस ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की सिंथेसिस को। दैट मीन्स जितना ज़्यादा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज लिवर से सिंथेसाइज होगा, सिक्रीट होगा, आप मुझे बोलिए उससे क्या होगा? उससे जो insoluble bilirubin होगा, that becomes soluble. When unconjugated or insoluble bilirubin gets converted into the conjugated or soluble bilirubin, जो bilirubin होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा excrete out होगा। That means वो बॉडी में नहीं रहेगा, बॉडी में जो उसके टॉक्सिक इफेक्ट है वो नहीं पाए जाएंगे, उससे जो है जो जॉन्डिस है वो कम हो जाएगा। आया जी समझ?
आया जी समझ? That's why phenobarbital is considered as the drug of choice for what? Neonatal jaundice. Got it? Yes. उसके बाद और एक ड्रग हम देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हम नहीं देते हैं, दैट इज मेटालोपोरफायरिन्स, लेकिन ये सर ज़्यादा इसका नहीं। रूट क्या है? हाँ जी, सर इसका रूट क्या है? किसका? फिनोब फिनोबार्बिटल इज फिनोबार्बिटल। ऑलवेज गिवन आईवी। आया समझ? मेटालोपोरफायरिन्स जो है, मेटालोपोरफायरिन्स जो है, ये हम मोस्टली नहीं देते, लेकिन कभी कभार ये देते। इससे क्या होता है? इससे जो हीम कन्वर्ट होता है, किस में? हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन। ये जो प्रोसेस है ये इनहिबिट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ये ज़्यादा हीम को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। जब हीम ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्लू वर्डन नहीं बनेगा। जब ब्लू वर्डन नहीं बनेगा, दैट मीन्स बिलिरुबिन नहीं बनेगा। आया समझ? लेकिन अगर हीम, ये हम ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि हीम भी, अगर हीम का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी टॉक्सिक होता है। हर किसी चीज़ का लिमिट होता है। आया समझ? दैट्स वाई ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। द ओनली ड्रग विच इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल जॉन्डिस इज फिनोबार्बिटून। आया समझ? उसके बाद है सेकेंड वन इज एक्सचेंज blood transfusion. What is the meaning of exchange blood transfusion? देखिए, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करते हैं हम जो ये न्यूबॉर्न बेबी का जो अपना ब्लड होता है, इसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। लेकिन सारा ब्लड हम बाहर नहीं निकालते, इसमें हम कुछ हिस्सा इसका बाहर निकालते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं? डोनर का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हम यहाँ पे जो बेबी का वो ब्लड निकालते क्यों है? कोई बता सकता है? क्योंकि उस ब्लड में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बिलिरुबिन इज हाईली टॉक्सिक। उस बिलिरुबिन को बाहर निकालते हैं, उस ब्लड को बाहर निकालते हैं, और उसमें वो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसमें बिलिरुबिन की लेवल कम है या बराबर है। आया समझ? Yes, sir. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, एट व्हाट लेवल ऑफ बिलिरुबिन वी यूज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये हमेशा याद रखना। बिलिरुबिन एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम तब यूज करते हैं, ये ट्रीटमेंट मोडालिटी हम तब यूज करते हैं जब एक न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन मोर देन 20 mg/dL होगी इन टर्म बेबीज। अगर टर्म बेबी है, अगर एक टर्म बेबी में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन मोर देन 20 mg/dL है, वी गो फॉर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट इन केस ऑफ प्री टर्म बेबीज, उनमें अगर मोर देन 15 mg/dL होगा, देन इन प्री टर्म बेबीज, देन वी गो फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। आया समझ? इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन नियोनेटल जॉन्डिस किस लेवल पे हम जाते हैं? वी इन टर्म बेबीज में है मोर देन 20 अगर होगा, बट इन केस ऑफ प्री टर्म, इफ बिलिरुबिन लेवल इज मोर देन 15 mg/dL। गॉट इट? आया समझ? जी सर। लेकिन ये सिर्फ, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी है, ये सिर्फ हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में यूज़ करते हैं। किसमें? ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में यूज़ नहीं करते। अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मोर देन 15 भी होगा या मोर देन 20 भी होगा, उसमें ये यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद सबसाइड हो जाएगा, वो खुद ठीक हो जाता है। आया समझ? दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज इट। ठीक है? यस सर। उसके बाद, और जब हम ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, इसमें हम और एक चीज़ देते हैं, दैट इज IV इम्यूनोग्लोबुलिन। IV इम्यूनोग्लोबुलिन, आपको पता है ये क्यों देते हैं? वाई वी गिव IV इम्यूनोग्लोबुलिन? हम इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों देते हैं इस बेबी को? मैंने आपको पहले ही बोला, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ
Neonatal jaundice is ABO. Pathological neonatal jaundice is ABO or RH. Incompatibility. RH incompatibility में क्या होता है? मदर और बेबी का जो ब्लड है वो मिसमैच हो जाता है. That's why we give IV immunoglobulins to the newborn baby. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी, दैट इज फोटोथेरेपी. व्हाट इज फोटोथेरेपी? क्या है ये फोटोथेरेपी? फोटो मीन्स लाइट, थेरेपी मीन्स वो आपको पता है, यानी व्हेन वी यूज लाइट एज अ ट्रीटमेंट मॉडलिटी, उस थेरेपी को हम बोलते हैं क्या? फोटोथेरेपी. जब एक लाइट को हम यूज करते हैं एज अ थेरेपी, उसको हम बोलते हैं फोटोथेरेपी. या आप ऐसे बोलोगे, फोटोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फ्लोरिसेंट लाइट हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस इज कॉल्ड फोटोथेरेपी. फोटोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फ्लोरिसेंट लाइट यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस. आया समझ? अब जॉन्डिस में प्रॉब्लम क्या है? जॉन्डिस में प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉज क्या है. कॉज जो भी हो, दैट मीन्स हमें करना क्या है? हमें जो अनकंजुगेटेड जो ब्लूबिन होता है, अनकंजुगेटेड ब्लूबिन माने विच इज अनकंजुगेटेड ब्लूबिन का मतलब क्या है? insoluble. वेरी गुड, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. यानी जो चीज इनसॉल्युबल वाटर में होगी ना, वो कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं होती है. दैट मीन्स वो कहाँ पे रहती है? हमारी बॉडी में, एंड दैट बिकम्स मोर टॉक्सिक. आया समझ? इस अनकंजुगेटेड ब्लूबिन को हमें जरूरी है क्या करना? इसको कंजुगेट करना. इसको कंजुगेट करना यानी इसको वाटर सॉल्युबल बनाना. जब ये वाटर सॉल्युबल बनेगी, इट विल नॉट रिमेन इन आवर बॉडी, इट विल एक्सक्रीट आउट. ईदर इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू द फीकल मैटर और इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिन. आया समझ? लेकिन ये जरूरी है एक अनकंजुगेटेड ब्लूबिन को किस में कन्वर्ट कराना? कंजुगेटेड ब्लूबिन. कंजुगेटेड में. आया समझ? आप में से मुझे कोई बता सकता है जो अनकंजुगेटेड ब्लूबिन होता है ना, वो ज्यादा डेंजरस है कि कंजुगेटेड ब्लूबिन? वेरी गुड. ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिक्रीट नहीं होता है, एक्सक्रीट नहीं होता है यूरिन. उससे क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट एक याद रखिए. जो चीज वाटर इनसॉल्युबल होती है ना, वो लिपिड सॉल्युबल होती है. क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल. याद रखना, जो लिपिड सॉल्युबल चीज होती है ना, दे कैन इजीली एंटर इन आवर सेल मेम्ब्रेन. ये किसी भी बैरियर को क्रॉस कर सकती है. जो चीज अनकंजुगेटेड होगी यानी लिपिड सॉल्युबल होगी, वो किसी भी बैरियर को क्रॉस कर सकती है. ये हमेशा याद रखना. लेकिन वाटर सॉल्युबल कोई बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता. वाटर सॉल्युबल को क्या चाहिए? हमारी बॉडी में ज्यादातर नहीं रहता है. इट इज ऑलवेज बाउंड. ये बाउंड रहता है. आया समझ? लेकिन लिपिड सॉल्युबल कहीं भी जगह जा सकता है इजीली, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? ये मोस्टली किसका बना हुआ होता है? लिपिड्स का. आया समझ? अगर जो अनकंजुगेटेड ब्लूबिन जो है हमारी बॉडी में रहा, ठीक है, अगर अनकंजुगेटेड ये इट कैन इजीली क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, इट कैन इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. ये ब्रेन में चला जाता है. इसमें फिर कॉम्प्लिकेट, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद अब हमारा जो फोटोथेरेपी का जो गोल है, यानी जो फोटोथेरेपी का गोल है वो क्या है? फोटोथेरेपी का गोल यही है, अनकंजुगेटेड ब्लूबिन को किस में कन्वर्ट कराना? कंजुगेटेड ब्लूबिन में. जब ये कंजुगेटेड ब्लूबिन में कन्वर्ट होगा, इट कैन इजीली एक्सक्रीट आउट. आया समझ?
अब जो ये फोटोथेरेपी है, इट वर्क्स ऑन 3 प्रिंसिपल्स, ये 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ये क्या काम करता है, ये करता है काम, ये अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन को किस में कन्वर्ट कराता है, जो इसका गोल है किस में, कंजुगेटेड में। और एक इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज, ये ब्लू रिबन फोटोथेरेपी क्या कराती है, ब्लू रिबन को कन्वर्ट करता है किस में, इट कन्वर्ट्स ब्लू रिबन इनटू लूमी रुबिन। जो ये लूमी रुबिन है, ब्लू रिबन को कन्वर्ट कराता है किसमें, लूमी रुबिन में। ये जो लूमी रुबिन है, ये बायल में फिर चला जाता है, बायल जूस में चला जाता है, एंड इट गेट्स एक्सक्रीटेड आउट। आया समझ। ऐसे भी जो है, जो जॉन्डिस है वो कम हो जाता है, जो हाइपर बिलिरुबिन है उसकी लेवल हम नीचे ला सकते हैं। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल और द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी। फर्स्ट वन इज, ये क्या करता है काम, फोटोथेरेपी से अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन किस में कन्वर्ट होता है, कंजुगेटेड में। सेकंड क्या है, ब्लू रिबन को किस में कन्वर्ट करता है, लूमी रिबन में। लूमी रिबन में किससे एक्सक्रीट आउट होता है, बायल से। आया समझ, बाइल के साथ। नंबर थर्ड क्या करता है काम, ये ऑक्सीडाइज करता है इसको, ये ऑक्सीडाइज करता है। It causes the oxidation of bilirubin. It causes the oxidation of bilirubin. जब ये ब्लू रिबन ऑक्सीडाइज होता है, इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड दोज प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, ब्लू रिबन को ऑक्सीडाइज करता है, उससे जो ब्लू रिबन के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आया समझ। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स आर द मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में हमने पढ़ा फोटोथेरेपी होती क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन इनटू द कंजुगेटेड। और सेकंड, या ब्लू रिबन को किस में कन्वर्ट करते हैं, ल्यूमी रिबन जो बायल से एक्सक्रीट होती है, तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोथेरेपी। अब इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अब जो ये ब्लू रिबन है, ये ब्लू रिबन कैसे टूटता है, ये ब्लू रिबन क्यों ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि जो ये ब्लू रिबन है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट। ये ब्लू रिबन जो होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई अगर किसी एडल्ट में भी जॉन्डिस हुआ होता है, उसको डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि च बेहान तापस, क्या बेहान तापस, मगर ताप लाइट ज्यादा इफेक्टिव आसान कहीं, तिक सोन बह अती। ये ब्लू रिबन जो है, ये एब्जॉर्ब करती है लाइट। क्या करती है, लाइट एब्जॉर्ब। किस रेंज की लाइट ये एब्जॉर्ब करती है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एट ए वेव लेंथ ऑफ जिस लाइट की वेव लेंथ कितनी होगी, 460 से लेकर 490 नैनोमीटर तक। द लाइट जिसकी वेव लेंथ कितनी होगी, 460 से लेकर 490 तक जिस लाइट की वेव लेंथ होती है, ब्लू रिबन उस लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आया समझ। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इस लाइट से इस ब्लू रिबन की आइसोमेराइजेशन हो जाती है। आइसोमेराइजेशन यानी आइसोमेराइजेशन माने इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। जब एक ब्लू रिबन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू फोटोथेरेपी, इसमें जो अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन जो होता है, ये किस में अब आएगी, ये चेंज किस में आएगी, अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन में। ये अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन ये जब आइसोमराइज हो जाएगा, इट बिकम्स वाटर सॉल्युबल, इट बिकम्स कंजुगेटेड। आया समझ। यानी अनकंजुगेटेड टॉक्सिक था, ये किस में अब कन्वर्ट हो गया, नॉन टॉक्सिक ब्लू रिबन में। एट विच वेव लेंथ, एट द वेव लेंथ ऑफ 460 से लेकर 490 नैनोमीटर तक। आया समझ। अब हम इसमें कौन सी लाइट यूज करते हैं, पहले हम ब्लू लाइट यूज करते थे। क्या करते थे, ब्लू लाइट। लेकिन देखा गया कि उससे फिर ज़्यादा ये आ जाते थे, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। फिर हमने क्या किया, इनने काम किया, इनने ब्लू लाइट और वाइट लाइट को कंबाइन किया।
कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट इज यूज्ड इन फोटोथेरेपी, ये पॉइंट भी याद रखो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट जो है उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद अब अगर हमें बेबी को फोटोथेरेपी देनी है, फॉर एग्जांपल ए बेबी इज केप्ट ऑन दिस टेबल, यहाँ पे फोटो लाइट एलईडी लाइट फोटोथेरेपी की मशीन है, ये बेबी इस बेड पे है, ठीक है, इस ट्रॉली में है बेबी, यहाँ से इसको फोटोथेरेपी मिल रही है, ठीक है, फोटोथेरेपी मिला है। अब वहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर ये बेबी है, एक बेबी को फोटोथेरेपी के लाइट से कितना दूर रखना है, हमेशा याद रखना, एक बेबी को हमेशा एक फोटोथेरेपी की लाइट से कितना दूर रखना है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द लाइट सोर्स, फ्रॉम द लाइट सोर्स। एक बेबी को हमेशा एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस पे रखते हैं फ्रॉम लाइट सोर्स। किस लाइट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, फोटोथेरेपी लाइट सोर्स की। अब यहाँ पे आपको क्या, अब यहाँ पे कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। नंबर फर्स्ट, आप यहाँ पे पॉइंट एक याद रखोगे कि बेबी को नेकेड रखना है, बेबी को कपड़े नहीं पहनाने हैं, एक्सेप्ट डायपर, डायपर लगा एक्सेप्ट डायपर, और आई पैच लगानी है। आई पैच क्यों लगानी है, आई पैच लगा यानी उसके जो आईज है उसको क्लोज रखना है, क्यों, क्योंकि ये लाइट जो होती है इट मे काज रेटिनल डैमेज, इट मे काज रेटिनल डैमेज, इससे रेटिनल डैमेज हो सकता है, इसीलिए हम इस बेबी में आई पैच लगाते हैं, आईज उसके बंद रखते हैं, बट उसकी सारी जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। आया समझ, उसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, यहां तक आया समझ। और यहाँ पे आपको और एक पॉइंट रखना है याद, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ बेबी, टेम्परेचर ऑफ एवरी 15 to 30 मिनट आपको बेबी का टेम्परेचर चेक करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इज हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। आया समझ, यहाँ तक क्लियर है। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, एक तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली आपको मेजर करना है, और पेशेंट की जो पोजीशन है उसको भी क्या करना है, कंटिन्यूअसली उसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फोटोथेरेपी, व्हाट आर जी जी सर, अगर हमने मतलब बेबी का जो ब्लड है ना वो उसको एक्सचेंज किया ना जी सर, उसके बाद भी हम उसको फोटोथेरेपी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है सर। आया समझ। और यहाँ पे इससे पहले कॉम्प्लिकेशन से पहले आप एक पॉइंट याद रखो, फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन नियोनेटल जॉन्डिस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन नियोनेटल जॉन्डिस इज फोटोथेरेपी। अगर वहां पे पूछा गया ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज फिनोबार्बिटोन, अगर वहां पे पूछा गया ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दैट इज फोटोथेरेपी। आया समझ, यस ये याद रखो, ये गोल्डन पॉइंट है इसमें। अब व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फोटोथेरेपी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। नंबर फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है बेबी का, जो मैंने पहले आपको बोला। नंबर सेकंड इज रेटिनल डैमेज, इसीलिए हम आई पैच लगाते हैं। नंबर थर्ड इज, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, दैट इज ब्रॉन्ज बेबी syndrome, bronze baby syndrome is the complication of what, it is the complication of फोटोथेरेपी। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, बेबी के जो स्किन पे है वो डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है बेबी के स्किन पे, दिस सिंड्रोम इज नोन एज डार्क बेबी सिंड्रोम। अच्छा मुझे आप बोलिए, और एक सिंड्रोम होता है दैट्स कॉल्ड रेड मैन सिंड्रोम, वो किससे होता है, रेड मैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एंटीबायोटिक दैट्स कॉल्ड वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन ड्रग से रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है। आया समझ, ब्रॉन्ज रेड मैन सिंड्रोम यानी उसकी बॉडी पूरी क्या हो जाती है, लाल लाल,